हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेटर्स में। मैं प्रिंस उपाध्याय आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम किसी भी सब्जेक्ट को बेसिक से लेके चलेंगे और एडवांस तक लेके जाएंगे, तो इसीलिए हम इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आपको कुछ बेसिक नॉलेज देना चाहते हैं। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा विज्ञान। विज्ञान मीन्स साइंस। तो कुछ जो साइंस वर्ड है ये कहां से आया? साइंस वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है, सिंटिया। क्या वर्ड है? सिंटिया। ये सिंटिया से लिया गया है और सिंटिया का मीनिंग होता है जानना। मतलब हमारे आसपास में सभी वस्तुओं के बारे में जानना कि वस्तुएं क्यों है, कैसे है, किस किस चीज से मिलकर बनी है, इनका यूजेस क्या है। जैसे कि लाइक ये मार्कर जो है किस चीज से मिलकर बना है? ये पॉलीमर से मिलकर बना है, ये इंक से मिलकर बना है, ये कलर से मिलकर बना है, होगा ना इस तरह से। तो हमारे आसपास की जितनी भी नॉलेज होती है उसको एक क्रम में रखना है ना, उसको एक सुसंगठित करना, मतलब संगठित करके रखना। हमने क्या किया? हमने आसपास की सारी नॉलेज को संगठित करके रख लिया और एक बुक बना लिया। ठीक है, वो बुक क्या हो गई हमारी? ये हो गई साइंस। अब हम इस साइंस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये आपको सोमी सर पढ़ा रहे हैं, बायो को पढ़ाएंगे और मुझे क्या पढ़ाना है? आपको फिजिक्स पढ़ाना है। अब हम फिजिक्स के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी लेते हैं। जो फिजिक्स वर्ड है ये एक ग्रीक लैंग्वेज के फ्यूसिस से आया है। फ्यूसिस। अब देखो, फ्यूसिस का मीनिंग होता है नेचर, प्रकृति। तुमने देखा भी होगा या आप देखोगे आगे, जो भी फिजिक्स होती है ना वो नेचर की रिगार्डिंग होती है। जैसे लाइट हुआ, प्रकाश हुआ, जितने भी हमारे नेचर की होते हैं, नेचर होता है ना, ये सब चीज किसमें पढ़ते हैं? हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अब फिजिक्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी 3 शाखाओं में हमने उसको विभाजित कर रखा है। कौन कौन सी हो गई? एक तो इलेक्ट्रिक, एक मैग्नेटिक और एक लाइट। देखो बच्चों, वैसे तो काफी पार्ट है मगर हम इसको मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट सबसे प्यारा सब्जेक्ट, यानी सबसे प्यारा पार्ट इसका सबको पसंद होता है लाइट। लाइट क्या है? प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच इज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। देखो, जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, उनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। अब मीडियम क्या होता है? मीडियम जैसे कि ये बोर्ड है, सामने कैमरा है, ये मार्कर है, ये हमारी पढ़ाई हुए को, यानी हमारी बातों को आप तक पहुंचाने का एक मीडियम है। ठीक है, हमारे आसपास का जो एनवायरमेंट है, ये मेरी वॉइस को कैमरे के माइक तक पहुंचाने का क्या है? मीडियम। ठीक है, जैसे कि होता है ग्लास हो गया मीडियम, ग्लास कांच होता है, और वाटर मीडियम होता है, एयर मीडियम होते हैं, ये सब मीडियम होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में क्या चलता है? लाइट चलती है, प्रकाश चलता है, और उसको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे चैप्टर में। नेक्स्ट मैग्नेटिक। मैग्नेट के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, बचपन में देखा है। जब बच्चे थे छोटी छोटी मैग्नेट लेके आते थे, चुंबक लेते थे, जब उसको एक तरफ करते थे, आसपास में लेके आते थे, तो कभी कभी तो एक दूसरे को भगाते थे, कभी कभी एक दूसरे से चिपक जाते थे। तो उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था, कोई भी चुंबक जो होते हैं, कोई भी मैग्नेट जो होती है, उसके 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, यानी उसके 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ वाला और एक साउथ वाला। अगर हम सेम पोल को आपस में आसपास लाते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो अपोजिट लेके आते हैं वो क्या करते हैं? वो अट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, इसको भी हम कब पढ़ेंगे? आने वाले टाइम में। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक के बारे में आपने पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं होगा देखो तो ही, क्या देखा है? लाइट। ये वाली लाइट नहीं, जो हमारे घर पे बिजली आती है, बिजली बोलते हैं, करंट बोलते हैं, वो वाली इलेक्ट्रिक। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक होता है वर्ड, देखो तुमने केमिस्ट्री के अंदर या पढ़ा हो या फिर आगे पढ़ोगे, कोई भी मेटल जो होता है, वो 3 चीज से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके कक्षाओं में घूमते हैं, ऑर्बिट्स में घूमते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन को
सॉरी करंट को फ्लो करते हैं, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं तो करंट राइट हैंड साइड चली जाती है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 12th क्लास के लिए, है ना, 12th क्लास के लिए इलेक्ट्रिक। ठीक है बच्चों, फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा जो है वो है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इसको रफ करके हम इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर फर्स्ट लेके चले हैं और इस चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है चार्ज। क्या? आवेश। देखो आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है। कोई भी मेटल जो होता है, कोई भी पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और कणों की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक, है ना। या ये चार्ज जो होता है वो किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो उसके विद्युतमय और चुंबकत्व के बारे में बताता है। अब विद्युतमय और चुंबक मैंने बताया था अभी, और विद्युतमय मैं दोनों समझाता हूं आपको। जैसे कि एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक तो है नेगेटिव चार्ज। देखो चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ऐसे ही चुंबक के दो पोल होते हैं, कौन कौन से? एक साउथ और एक नॉर्थ, एक नॉर्थ साउथ, ये हो गए। देखो अगर सेम चार्ज है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर, अगर एक जैसे आवेश है ना, एक जैसे आवेश का मतलब अगर हमने दो वस्तु मानी, ए ये ले ली और बी ले ली ये वाली, दोनों पर प्लस क्यू चार्ज है, हमने क्या लिया, दोनों पर प्लस क्यू चार्ज लिया और हम इनको आसपास लेके आ रहे हैं। जब हम इनको आसपास लेके आते हैं ना तो पीछे की ओर धक्का लगाते हैं, मतलब क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम अपोजिट सॉरी ये प्लस था, है ना, अगर प्लस प्लस है ना तो क्या करते हैं वो एक दूसरे की ओर रिफ्लेक्ट करते हैं। और अगर हम इसका अपोजिट लेके चले, एक माइनस का ले लिया और दूसरा प्लस का ले लिया, अगर हम अपोजिट लेके चलते हैं तो अपोजिट वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, एकदम से क्या कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं जो सजातीय आवेश होते हैं, यानी एक ही जाति के, मतलब पॉजिटिव सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं अपनी ओर। ठीक है, सेम कंडीशन किसमें आती है, मैग्नेट में। मैग्नेट में क्या होता है, अगर हम नॉर्थ पोल के साथ में साउथ वाला लेके आ जाए, है ना, अगर हम नॉर्थ के साथ में साउथ वाला लेके आए तो क्या होगा, ये एक दूसरे को आकर्षित करना स्टार्ट कर देंगे, यानी एक दूसरे से चिपक जाएंगे। इसका अगर हम अपोजिट लेके आए, नॉर्थ साउथ, और अगर हम साउथ को साउथ के साथ में लेकर आए, है ना, साउथ को साउथ की ओर लेके आए तो एक दूसरे को भगाते हैं। भगाने का मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मैग्नेट हमें नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया बच्चों आपको, जो चार्ज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, जो चार्ज एक होता है आवेश संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर पदार्थ पे, है ना, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट पे कह सकते हैं ना, जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट रहता है। मान लिया हमने क्या ले लिया, सोडियम ले लिया, Na ले लिया हमने Na, और Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो शायद 11 होता है। 11 होने का मतलब क्या है, इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है। मेनली तो यही है ना, अगर हम देखिए तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, सुनो भाई, जो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ठीक है, अब इसमें है 11 इलेक्ट्रॉन, इस पे 11 इलेक्ट्रॉन है ना, अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके तो 11 है इस पर, तो चार्ज कितना होगा, इस पर हो जाएगा 11 इंटू में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। अब अगर सोडियम मेरे पास में है, सोडियम तुम्हारे पास में है, सोडियम लैब में रखा हुआ है, कहीं भी रखा हुआ है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 11 होगा, उस पर चार्ज कितना होगा, ये होगा। तो ये क्या बोल रहा है कि किसी एक पदार्थ का, किसी एक मेटल का, किसी भी एक कह सकते हैं तत्व का, है ना, जो आवेश होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। ऐसा देखना, तो आवेश संरक्षण का नियम क्या बोल रहा था कि किसी पदार्थ पर जो आवेश होता है, किसी तत्व पर जो आवेश होता है वो संरक्षित रहता है। अब आवेश क्या होता है, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम होता है, और जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो माइनस का होता है। इसकी जो जी माइनस का होता है। अगर आप प्रोटॉन को लेके चले, जो प्रोटॉन पर आवेश होता है सेम होता है, मगर उसका जो वैल्यू होती है वो प्लस में होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। इन्हीं के साथ एक और आता है, मेनली जो तुम्हारे सिलेबस में है वो होता है अल्फा पार्टिकल, यानी अल्फा कण। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं मेनली जो बोलते हैं उसको हीलियम के नाभिक को बोलते हैं,
जो हीलियम का नाभिक होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अल्फा कण के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। या तो तुम्हें हीलियम का नाभिक बोले, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, या फिर क्या बोलेगा वो अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल को 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 into 1.6 into 10 की पावर माइनस के 19 कूलम हो गया। अब इसके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अल्फा पार्टिकल पर कितना आवेश होता है? 3.2 into 10 की पावर माइनस के 19 कूलम चार्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आवेश का क्वांटीकरण, है ना। उसमें देखो कुछ नहीं करना, उसमें ये होता है कि जो चार्ज की मिनिमम वैल्यू होती है ना, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 1.6 into 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ठीक है, अच्छी कूलम क्या है? ये कूलम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ दिया था, कूलम्स लॉ, कूलम का नियम। हम आगे बढ़ते हैं, कूलम का नियम। वैसे यहाँ पे यूनिट है, ठीक है, किसकी यूनिट है? चार्ज की यूनिट है, हाँ चार्ज की यूनिट है कूलम। नेक्स्ट आता है कूलम्स लॉ। कूलम ने क्या कहा था? कूलम ने ये कहा था किन्हीं 2 चार्ज के बीच में, देखो चार्ज के बीच में 2 तरह के बल लगते हैं, तो अट्रैक्शन लगेगा या रिफ्लेक्शन लगेगा, ये तो पता चल गया होगा, या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब इसने क्या कहा था? इसने कहा था, कूलम ने कहा था कि हमने तो चार्ज लिए, हमने एक पॉइंट ए लिया और बी ले लिया, इन पर जो चार्ज है हमने कुछ भी मान सकते हैं, Q1 हो गया और ये हो गया Q2, और इनकी जो बीच की डिस्टेंस को मान ली R। ठीक है, हमने 2 चार्ज, 2 ऑब्जेक्ट लिए ए और बी, जिस पर चार्ज है Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस है R। तो न्यूटन ने, सॉरी कूलम ने ये कहा था, कूलम ने कहा था कि किन्हीं 2 आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, वर्ड देखो, आकर्षण या प्रतिकर्षण, मतलब अगर अपोजिट चार्ज है तो आकर्षण बल लगेगा, और अगर सेम चार्ज है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो किन्हीं 2 ऑब्जेक्ट के बीच में, किन्हीं 2 आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब इन दोनों चार्ज के मल्टीपल के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, यानी F जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? Q1 Q2 के। ठीक है, दूसरा क्या बोला उसने? दूसरा कहा जितनी भी डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, मतलब उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जो F होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के। अब जो 2 क्या दे दिए इसने, 2 पॉइंट दिए कि दोनों के मल्टीपल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके बीच के डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इन दोनों को एक साथ जोड़ के पढ़ें तो इसका क्या मीनिंग आ रहा है? इसका मीनिंग आ रहा है F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। इतना आ गया। और बच्चों तो पहले पढ़ा होगा 9th में, 10th में, 11th में, नहीं पढ़ा तो हम बता रहे हैं। देखो जो प्रोपोर्शन होता है ना, इसको हटाने के बाद में कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, इस प्रोपोर्शन को हटाने के बाद में एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट लगाएंगे वो आएगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, और यही तुम्हारा फॉर्मूला बन के आता है। और देखो ये फोर्स है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। ये जो होता है 1/4πε0, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। क्या होती है? 1/4πε0 की फिक्स वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर माइनस, सॉरी 9 × 10 की पावर 9। अच्छा हाँ, मैंने बताया था आपको क्या लगाते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है? कि उसकी फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू फिक्स हो गई 9 × 10 की पावर 9। यहाँ पे जो ε0 होता है, जो विद्युतशीलता होती है ना, किसी भी माध्यम की क्या होती है? विद्युतशीलता होती है। किसी पदार्थ की क्या होती है? विद्युतशीलता होती है। इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 × 10 की पावर माइनस के 12। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है तुम्हारा अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अध्यारोपण सिद्धांत में उसने क्या कहा? उन्होंने ये कहा था कि देखो एक हमने सिस्टम लिया, कोई भी निकाय ले लिया, हमने ये मान लिया एक निकाय है, सॉरी हमने एक निकाय मान लिया, एक सिस्टम ले लिया, कुछ भी सिस्टम ले सकते हैं, जैसे कि हमने एक ये सिस्टम ले लिया। अब ये जो सिस्टम है ये बहुत सारे चार्ज से मिलकर बना है। हमने माना कि यहाँ पे चार्ज Q1 है, सॉरी Q1 को बीच में लिख लेंगे, यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पर Q2, यहाँ पर Q3, Q4, Q5 और Q6, बहुत सारे हो सकते हैं। मान लिया हमने Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 है।
और इनकी जो सदिश दूरी है, सदिश का मतलब वेक्टर के साथ में, डायरेक्शन के साथ में जो डिस्टेंस है, देखो अगर हम Q1 से Q2 तक की डिस्टेंस निकालेंगे तो लिखेंगे R12, 1 2 का मतलब 1 की 2 से डिस्टेंस। अगर हम R13 के बीच की निकालें तो R13, इसी तरह R14 के लेंगे तो सॉरी Q1 से लेकर के Q4 तक के निकालेंगे तो क्या लिख देंगे R14, Q से 5 तक की R15 और Q से 6 तक की R16 वेक्टर। ये है ना। इसके अनुसार क्या था, अब सुनो, हमने डायग्राम बना दिया अपना। अगर तुम फिजिक्स के अंदर अपना डायग्राम बना सकते हो तो तुम उसकी थ्योरी भी लिख सकते हो और उसका डेरिवेशन भी कर सकते हो। मेनली क्या होता है, डायग्राम बनाओ, जैसे जैसे तुम डायग्राम बनाते हो उसकी थ्योरी लिखना स्टार्ट करो कि हमने पहले ये बनाया फिर वो बनाया, ठीक है ना। तो उसके बाद हम डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं। आते हैं हम अध्यारोपण सिद्धांत पर। अध्यारोपण सिद्धांत में क्या कहा था कि जब कोई आवेश बहुत सारे जब कोई निकाय बहुत सारे आवेशों से मिलकर बना है, जब कोई सिस्टम बहुत सारे चार्ज से मिलकर बना है, तो किसी एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स, किसी एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स अदर चार्ज द्वारा लगाए गए फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है। मतलब किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है। ये समझ में आया? एग्जांपल लेके चलो, तुम 4 दोस्त हो, है ना, चारों दोस्तों ने तुमने एक गुल्लक ली, गुल्लक होते हैं ना वो जिसमें पैसे डालते हैं, तुमने उसमें 10-10 रुपए डाल दिए। तो तुम चारों के द्वारा डाले गए पैसे और उस गुल्लक में डले पैसे बराबर होंगे। ये तो कह रहा है कि इन सभी चार्ज के द्वारा इस पर लगने वाला फोर्स, इस पर लगे फोर्स के मतलब इन चार्ज के द्वारा लगने वाला जो फोर्स होगा ना वो इस फोर्स के बराबर होगा। ये तो कहा उसने। या फिर ऐसा मान के चलते हैं, जो F1 मान लिया कि Q1 पर लगने वाला फोर्स कितना है, F1 है, यानी टोटल फोर्स जो लग रहा है Q1 पर वो F1 है। और Q2 जो Q1 पे लगा रहा है, Q2 जो Q1 पे लगा रहा है वो कितना है, F12 है। इसी तरह Q3 पे तो Q1 पे लगा रहा होगा वो क्या होगा, F13। सेम F14 डॉट डॉट करके छोड़ दें, क्यों, क्योंकि हमने बहुत सारे निकाय किए, या तो लिख के हमने 6 दिखाए हैं या तो बहुत सारे। भाई कोई सिस्टम लिया है उसके अंदर बहुत सारे चार्ज है, तो हमने क्या किया, हमने 3 चार्ज लिख के तो बाकी हमने ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ दिए। हमें इनका फॉर्मूला पता है, F1 बराबर यानी F बराबर कितना होगा, इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो 1 2 के डिस्टेंस पर यानी 1 की 2 के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, R12। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, वेक्टर लगा हुआ पहले से। फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर। ऐसी डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं, छोड़ दिया। उसके बाद में क्या होगा, देखो कुछ चीज कॉमन आ रही है। क्या कॉमन आ रही है, एक तो Q1 कॉमन आ रहा है सब में से और एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है सब में से। बस कितना आ रहा है, Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन में R13 का स्क्वायर, डॉट डॉट छोड़ देते हैं। और यही क्या होता है कि उसने बोला था अध्यारोपण सिद्धांत में, जब कोई निकाय किसी बहुत सारे चार्ज से मिलकर बना है तो किसी एक चार्ज पर लगने वाला बल अन्य चार्ज द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है। इतना समझ में आया अभी? तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो 10th क्लास में पढ़ गए थे, अब ये मत बोलना नहीं पढ़ गए थे, 10th क्लास में पढ़ा था तुमने क्या, मैग्नेटिक फील्ड तुमने पढ़ा था ना। ये मैग्नेट थी NS, यहां से कुछ चुंबकीय रेखाएं इस तरह चलती थी, या तो होगा नॉर्थ से साउथ की ओर। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है, है ना। या फिर ऐसा कह सकते हैं हम कि जब एक दोनों चुंबक आसपास आने वाली होती है, लगी नहीं होती आने वाली, तो चिपक जाती है एकदम से, या फिर एकदम से दूर भगाती है। क्यों, संपर्क में तो आई नहीं थी वो, बिना कांटेक्ट में आए अगर वो एक दूसरे से भगा रही है तो उसका मतलब इसके चारों ओर अपना इफेक्ट दिखा रही होगी वो, यानी अपने चारों ओर कुछ डिस्टेंस पर अपना इफेक्ट दिखा रही होगी। कभी देखा तुमने, पहले खंबे पे जो तार होते थे अगर ऐसे वो डालते थे, याद है, कुछ चोरी करते थे जब तार बिजली, तो उसमें ऐसे डालते थे, डलने से पहले चिंगारी फूटनी स्टार्ट हो जाती थी, देखा है ना। तो क्या होता था, हमने लिया एक वायर है, जब उसको वायर को टच करने वाले होते थे ना, वहीं पे चिंगारी उत्पन्न हो जाती थी। क्यों, क्योंकि इसके चारों ओर जो होता है वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके चारों ओर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। समझ में आया कुछ? जैसे कि मैं बताता हूं, और हमने एक चार्ज लिया Q,
हमने चार्ज ले लिया Q, हमने माना इसके चारों ओर ये क्षेत्र है, ठीक है, Q1 ले लिया, तो एक अदर चार्ज लेकर आए हम, ये तो Q1 लिया हमने एक अदर चार्ज ले लिया Q0। अब हम Q0 को उसके आसपास लेके आ रहे हैं एक कंडीशन में आने की, यानी एक डिस्टेंस पे आने के बाद में क्या होगा, या तो ये इस चार्ज को भगाएगा या इस चार्ज को आकर्षित कर लेगा, है ना, समझ में आया? बोल के बताऊं, देखो ऐसा होता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश या तो आकर्षण बल का अनुभव करे या प्रतिकर्षण बल का। कब होगा आकर्षण प्रतिकर्षण? जब इस चार्ज, ये दोनों चार्ज एक ही जाति के होंगे, सजातीय होंगे, एक जैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे, तो क्या होगा, वह एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे। अगर ये अपोजिट हुए, है ना, एक दूसरे से अलग अलग हुए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हुए, तो क्या होगा, वह एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब समझ में आया कि किसी चार्ज के चारों ओर का वो फील्ड जिसमें कोई अदर चार्ज या तो अट्रैक्शन फोर्स का फील करेगा या फिर रिफ्लेक्शन फोर्स का फील करेगा, उसे क्या बोलेंगे, उसका विद्युत क्षेत्र। ठीक है भाई, इतना समझ में आया? अब देखो जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होती है, कुछ ना कुछ तीव्रता होती है ना होती है। अब जो सिंपल वाला तार होता है उसको पकड़ ले तो एक बार झटका मार के छोड़ देगा वो, और अगर जो 1000 वोल्ट की होती है ना वो वाली बिजली, कौन सी होती है वो, उसको अगर हम पकड़ ले छोड़ देगी तो एक सेकंड में खत्म कर देगी। क्यों? क्योंकि उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, क्या उसकी तीव्रता ज्यादा है। ठीक है, अब तीव्रता क्या होती है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, किसी आवेश, देखो यही चार्ज है, अगर हम इसी की तीव्रता निकाले तो इस पर ये जो होगा किसी न किसी चार्ज में फोर्स लगा रहा होगा, यानी इसके द्वारा Q0 पर कोई कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, मान लिया F है, तो इस चार्ज के द्वारा Q0 पर लगने वाला फोर्स और Q0 के रेशियो को क्या बोलते हैं हम, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इस आवेश के द्वारा Q0 पर लगने वाला बल तथा Q0 के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, एक बार सुनो, ये चार्ज है Q, इसके चारों ओर क्या होगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अब ये Q0 चार्ज हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कराने वाले हैं। जब इसमें एंटर कराएंगे उसको दो तरह के फोर्स वर्क करेंगे, या तो अट्रैक्शन फोर्स या रिफ्लेक्शन फोर्स। अब ये जो फोर्स होगा ये F मान लिया, इस फोर्स और इस Q0 के रेशियो को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी यूनिट होगी, यहां से देखो फोर्स का न्यूटन और कूलम, न्यूटन पर कूलम हो जाएगी। ठीक है, किसी आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, E = F में Q0। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी किसी पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखो उसका मैं डायग्राम बनाता हूं, किस तरह से होगा। हमने मान लिया Q चार्ज है, एक पार्टिकल या एक ऑब्जेक्ट A है जिस पर प्लस Q चार्ज है, मान लिया इससे r मीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P रखा है। ठीक है, इससे r मीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P रखा है, जिस पर हमने माना अपनी तरफ से मान लिया परीक्षण आवेश Q0 है। हमने क्या माना कि इस पर एक परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है। तो इस Q की वजह से इस Q0 पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा ही लगेगा। इस Q की वजह से Q0 पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। वो फोर्स क्या होगा, F = 1/4πε0 Q0/r²। ये कहां से आया, ये आया कूलम्ब लॉ से। ठीक है, तो F = 1/4πε0 Q0/r², इस प्लस Q की वजह से Q0 पर लगने वाला फोर्स हो गया। अभी हमने एक चीज और पढ़ी है, अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही पढ़ी है, क्या, जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E क्या होता है, E होता है F/m Q0। क्या होती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E F/m Q0। F की वैल्यू उठा के यहां पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, E = 1/4πε0 Q0/r² और अपॉन में Q0। यहां से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो E = कितना आएगा, 1/4πε0 Q/r²। अब लैंग्वेज में कैसे लिखना है इसको, ये तो मैंने डायरेक्ट समझा दिया, आगे समझ में
लैंग्वेज में तुम्हें डायग्राम बना के लिखना है। माना एक वस्तु O है ना, मैं बता रहा हूं, लेट अ ऑब्जेक्ट O, माने एक वस्तु O जिस पर प्लस Q आवेश रखा है, उससे r मीटर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस सिंपल। फिर क्या लिखेंगे, प्लस Q के कारण, है ना, या उससे पहले लाइन में लिखेंगे, माना P पर कोई बिंदु आवेश, कोई परीक्षण बिंदु आवेश Q0 रखा है, तो प्लस Q के कारण Q पर लगने वाला बल किसके अकॉर्डिंग, कूलॉम के नियम के अनुसार F इक्वल टू 1/4π q²। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू Q0 और F की वैल्यू यहां पर रख देंगे। समझ में आ जाएगा। हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत होती है तो मैं आगे बताता हूं, ठीक है। ठीक है, देखो अगर समझ में नहीं आता ना तो तुम एक बार डिस्क्रिप्शन उसमें कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आगे टॉपिक लेके चले, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो क्या होता है, वो होता है दो पॉइंट चार्ज होते हैं, दो इक्वल एंड अपोजिट, समझ में आया, बराबर परंतु विपरीत, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होंगे, एक प्लस Q हो गया और दूसरा हो गया माइनस Q। इसमें क्या होता है, एक सिस्टम होता है एक तरह से, इसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर होते हैं, वो क्या होती है, वो स्मॉल डिस्टेंस होती है 12। विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अर्ध दूरी पर स्थित होते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे से, है ना, क्या होता है, एक स्मॉल डिस्टेंस पर होते हैं, और जो स्मॉल डिस्टेंस होती है उसको हम 12 लेके चलते हैं। तो मेन चीज याद रखने की ये है कि अगर न्यूमेरिकल में अगर वो लेगा वो दो विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव के बीच के डिस्टेंस अगर उसने दे दिया 2 मीटर है, तो तुम्हें कैसा पता चलेगा कि वो 2l की वैल्यू दी हुई है, वहां पे l रखना तुम्हें, वहां पे क्या करनी पड़ेगी, 2l की वैल्यू, ठीक है। ये क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव। एक होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसी में होगा विद्युत द्विध्रुव। समझ में आ गया कि जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अलग दूरी पर स्थित होते हैं, उनमें से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ऐसा समझ में, उनमें से किसी एक आवेश की परिमाण तथा उन दोनों के बीच की दूरी को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, यानी P इक्वल टू 2ql। इतना समझ में आया। देखो बच्चों, आज हमारी पहली क्लास है, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको। अगर आपको समझ में आता है ना, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ तुम्हें और ज्यादा एक्सपेक्टेशन है हमसे और कुछ ज्यादा चाहते हो तो आप कमेंट्स में लिखना, हम उसको भी पूरी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।